नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। तो देखिए, खबरों का जिक्र करते और सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस की कर लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का आह्वान किया। इस खबर को प्रमुखता से हर किसी अखबार में छापा गया है। लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का जिक्र किया। भाजपा के वैचारिक उद्देश्य को नए सिरे से आगे बढ़ाया और इस विचार को संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में फिर से परिभाषित किया और सभी के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका भी बताया। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम बड़ी बातें की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता बार बार चर्चा की है। देश का एक वर्ग, बड़ा वर्ग मानता है कि ये सच है कि नागरिक संहिता में हमारे पास जो है वह सांप्रदायिक नागरिकता संहिता है। समय की मांग है और तमाम बड़ी बातें भी कही गई है। देखिए, प्रधानमंत्री ने वर्तमान नागरिक संहिता को बताया सांप्रदायिक भेदभाव। लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने तिरंगा फहराया। 98 मिनट के संबोधन में तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ है। सुधारों के एजेंडे पर बढ़ने के साफ इरादे दिए। एक देश एक चुनाव पर भी जोर दिया गया। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक तीव्र गति से काम किया जा रहा है, आगे भी काम होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया। देश को इस बात का भरोसा दिलाया। देश के समक्ष अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं, ये तमाम बड़ी बातें तो कही, लेकिन ये भी कहा कि इन तमाम चुनौतियों से भारत अब निपट रहा है, आगे भी निपटेगा। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समक्ष अनगिनत आंतरिक बाहरी चुनौतियां हैं। विदेशी ताकतों से भारत के विरुद्ध योजनाओं का हिस्सा नहीं बनने या इसकी प्रगति से चिंतित नहीं होने को कहा, क्योंकि देश का विकास मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बातें हैं, ये जो संबोधन होता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है, जिसमें कम से कम ये समझ में आता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है देश के प्रति। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम बातों का जिक्र किया है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इस खबर को भी हर जगह जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अत्यंत तत्परता से देखिए, महिलाओं के खिलाफ अत्यंत तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। राक्षसी कृत्य करने वालों को बिना किसी देरी की कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये टिप्पणी कोलकाता के एक शीर्ष सरकारी अस्पताल में युवा डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार हत्या की पृष्ठभूमि में आई, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शनों की लहर मानो चल पड़ी हो। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि वह लोगों के आक्रोश को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने आरोपियों की दी जाने वाली सजा का व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि परिणाम का डर सभी में बना रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, जब उन्होंने ये बड़ी और खास टिप्पणी की। तो बिल्कुल देखिए, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार झंडा फहरा रहे थे, ध्वज फहरा रहे थे, उसी दौरान तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसका भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अब जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मोदी ने दुष्कर्म की घटनाओं पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, इसके प्रति देश में आक्रोश है, इसे मैं महसूस कर रहा हूँ। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो और सभी राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सजा हो। देखिए, ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर समाज व राज्य सरकारों को एक कड़ा संदेश दिया। माता बहनों के प्रति अत्याचारों को गंभीरता से लें, सजा की भी व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़ी बातें कही गई और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये भी कहा कि देशवासियों के लिए संदेश में गुरुवार को कहा कि बीते वर्षों में वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जो कि अब बेहद ज़रूरी हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी की। तो स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी के बैठने पर विवाद भी सामने आया। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लाल किले पर आजादी के दिवस पर कार्यक्रम के दौरान आखिरी कुछ पंक्तियों में बैठने पर गुरुवार को विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने इसे लोगों का अपमान बताया, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले ओलंपियंस को समायोजित करने की व्यवस्था में फेरबदल किया गया था। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राहुल गांधी लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने आए थे। तो संसदीय कार्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है और इसी के साथ साथ आपको बता दें तब वह वीआईपी क्षेत्र में 5वीं अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए थे। इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़ा होना शुरू हो गए थे। तो फिलहाल देखिए ये भी कहा गया कि लास्ट पंक्ति में क्यों बिठाया गया है, इसी को लेकर अब सवाल खड़े किए जाने लग गए। तो देखिए तमाम तरह के अब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे तो उन्हें आखिरी रो में बैठाने की जरूरत क्या थी? ये राहुल गांधी का अपमान है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब भी विपक्ष के नेता उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें आखिरी पंक्ति में बैठाया जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ किया वो कहीं से भी। देखिए इस बीच आपको बता दें खास तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगी थोड़ा जूम करके भी अच्छे से दिखाएं इसे। इसमें आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार राजस्थानी बहुरंगिया लहरिया साफा पहना और देखिए क्योंकि 11वीं बार अपनी प्राचीर से वह तिरंगा फहरा रहे थे और इस बीच तस्वीरें जो सामने आई वो तस्वीरों को सभी ने बहुत नोटिस किया। बड़ी आकर्षक तस्वीरें थी। तो देखिए ये तस्वीरें भी दिखा रही और ये खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये जिक्र राहुल गांधी की खबर जो कि आपको आंचल पहुंचा रही है कि राहुल गांधी की सीट को लेकर के भी विवाद शुरू हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी को 4th रो में बैठाया गया उसे लेकर के तमाम विवाद अब देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस खबर को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। देखिए स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर हुए समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सीट को लेकर के विवाद बन गया। कांग्रेस ने इसके लिए प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सरकार ने कहा है कि बैठने की सभी व्यवस्थाएं वरीयता तालिका के अनुसार की गई थी। इस साल ये निर्णय लिया गया कि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं को समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाए। इसीलिए राहुल गांधी को उस जगह पर सीट मिली, वही सीट मिली क्योंकि तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित करना था। उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी। लेकिन पवन खेड़ा का बयान भी सामने आता है और पवन खेड़ा कहते हैं कि राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता है। नेता प्रतिपक्ष को हमेशा पहली या दूसरी पंक्ति में ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ जगह दी जाती है। वो जगह क्यों नहीं मिली? चलिए विपक्ष को बहाना चाहिए था सवाल जवाब करने का, तो फिलहाल सवाल विपक्ष की ओर से दागा गया। आगे बढ़ जाते हैं। तिरंगा दिल्ली एनसीआर के ताने बाने को एक सूत्र में पिरोता है। हिंदुस्तान टाइम्स इस खबर को तरजीह दी है। तो फिलहाल देखिए तिरंगे का जो महत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और किस तरीके से एक सूत्र में इसे पिरोया गया है, इसकी तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत सामने आई हैं। हालांकि हर एक अखबार ने इसको जगह दी है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। ये देखिए तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से ट्राई कलर्स वेव्स टुगेदर दिल्ली एनसीआर, ये पूरी तस्वीरें पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ी जगह पर हिंदुस्तान टाइम्स ने और इसको छापा है, जगह दी है। कलर्स का जिक्र किया गया। तो देखिए ये रंग बिरंगे कलर्स जो हैं, ये खूबसूरत कलर्स जो हैं अपने आप को एक सूत्र में बांधते हैं। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख ऐसे संस्थान, सरकारी जगहें और ऑफिसेज जिनको तिरंगे में मानो पिरो दिया गया खूबसूरती के साथ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुमायूं टॉम्ब का जिक्र किया। देखिए हुमायूं टॉम्ब
खूबसूरत तरीके से जगह सजाया गया। इसके बाद गाजियाबाद की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई, जिसमें हम देखते हैं सेक्टर 30 की तस्वीर देखिए, नोएडा की वो भी तस्वीर दिखाई गई। जामा मस्जिद में आतिशबाजी की तस्वीर दिखाई गई। इसके अलावा आप देखिए तस्वीर देखेंगे ना, आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा। इसके बाद देखिए इंडिया गेट की तस्वीरें, ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। देखिए बच्चा अपने माता पिता के साथ कैसे है। इसके अलावा देखिए यहाँ तस्वीर देखेंगे आप, ये नोएडा गेट की तस्वीरें देखिए आप, ये नोएडा गेट की तस्वीरें हैं। इसके बाद ये देखिए करतब पथ की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत भी हैं और बेहद खास भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि टाइम आज़ादी का, बिल्कुल आज़ादी का टाइम है और हम देखते हैं कि हर जगह पर कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती है, खासकर हमारे तिरंगा हर जगह पर हमें नज़र आता है। लेकिन न्यूज़ इंडिया आप सभी से यही एक अपील करना चाहेगा कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस तरीके से हम बैलून के साथ डेकोरेशन कर देते हैं, अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं, दुकानों पर हम देखते हैं कि बैलून से डेकोरेशन हो जाती है, छोटे छोटे फ्लैग लगा दिए जाते हैं। आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं है कि हमें सिर्फ अपने तिरंगे की जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ 15 अगस्त वाले दिन करनी है और उनको डेकोरेट करके रखना है। हम देखते हैं उसके अगले दिन सभी बैलून्स या फिर तिरंगे नाली में, डस्टबिन में पड़े होते हैं। तो इसीलिए न्यूज़ इंडिया यही अपील करना चाहेगा, आज़ादी एक दिन की नहीं है, तिरंगे की रिस्पेक्ट सिर्फ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को नहीं करनी है, हमेशा हमें अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी है। तो हमने जो भी डेकोरेशन में अपना सामान इस्तेमाल किया उसे बड़े ही संभाल कर रखिएगा, इधर उधर ना फेंकिएगा, सम्मानपूर्वक उसे रिमूव करिए और सम्मानपूर्वक अगले साल के लिए रखिए भी। वाकई में ये बहुत अच्छी बात आंचल ने आप तक कही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, हम फौरन लौटेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गहलोत ने झंडा फहराया है, सीएम को बताया है आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद है। ऐसे में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने, जिन्होंने गुरुवार को राजधानी के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के स्थान पर तिरंगा फहराया है, सीएम को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी भी बताया है, जिन्होंने लोकतंत्र विरोधी ताकतों के सामने झुकने की बजाय जेल जाना को चुना है। छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद गहलोत ने कहा कि मैं ये सोचकर व्यथित हूँ कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एक मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है और आज मैं उनकी जगह पर उपस्थित होने के लिए मजबूर हूँ। इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। देखिए आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल में ले जाया गया था या उन पर केस हुआ था, चार्जशीट दाखिल की गई थी, तब कहीं ना कहीं जब वो कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे तो सलाखों के पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, यानी कि उनको ऐसे ट्रीटमेंट दिया गया था कि लाइक वह एक स्वतंत्रता सेनानी हो और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना 100% दिया आज़ादी के लिए। तो यही तमाम बड़ी बातें जो हैं वह यहाँ पर गहलोत के द्वारा भी कही गई। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राहुल ने फिर मोदी से मणिपुर आने और संघर्ष को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है और इसी के साथ साथ तमाम अखबार ने जगह दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने, केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द जातीय संघर्ष की शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का अनुरोध किया। गांधी ने दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोगों से एक समूह से मुलाकात की, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में संघर्ष शुरू होने के बाद से अपने दिल दहला देने वाले संघर्षों को साझा किया। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि प्रियजनों से अलग होने के दर्द, संघर्ष के कारण उनके समुदायों पे पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक बोझ के बारे में बात की गई है। देखिए मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार सरकार को घेरे हुए है। मैतेई और कुकी समुदाय में आपसी जो संघर्ष है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और देखिए अब तो नौबत वो भी आ गई है कि जो सामूहिक संगठन जो हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उन पर भी हमला होना शुरू हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, वहां गए थे, मणिपुर का दौरा कर चुके थे। इस बीच अब वह कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कि वह मणिपुर के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाएं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से अपील की है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि रिक्वेस्ट की है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मणिपुर में जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, उनका हालचाल जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा बेबस हो चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो जगह जगह पहुँचते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते, एक बार मणिपुर में भी आए, हमसे भी मुलाकात करें, हमारा भी हालचाल जाने। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल में डॉक्टर्स की न्याय की लड़ाई जारी है। भीड़ में अस्पताल पर हमला भी हो रहा है। गुरुवार की सुबह यहाँ आरजी कर अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में हमला हुआ, अटैक किया, जिसे लेकर के अब डॉक्टर्स में जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपातकालीन वार्ड में भीड़ द्वारा उनके विरोध स्थल पर तोड़फोड़ करने के कुछ घंटों बाद ही जूनियर डॉक्टर्स, छात्र और नर्सों ने ड्यूटी पर मौजूद एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखा, जबकि कोलकाता और उसके बाहर हजारों लोग रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। आधी रात के तुरंत बाद नशे में धुत करीब 100 से ज्यादा लोग अस्पताल परिसर में घुस गए। उन्होंने विरोध स्थल पर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ दिए, दवाएं, वेंटिलेटर, स्ट्रेचर और बिस्तर के स्टॉक समेत अस्पताल की संपत्ति को नष्ट कर दिया। देखिए तस्वीरें, देखिए आप तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हो जाती हैं। और ये समझिए तस्वीरें उस वक्त आई हैं जब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो कोलकाता है वह इस वक्त जूझ रहा है, इस वक्त वो न्याय की गुहार लगा रहा है। तो आधी रात पे अस्पताल में हमला किया गया, 9 अरेस्ट किए गए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वार्ड में तोड़फोड़ के बाद तस्वीरें आई। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए मशाल रैली में महिलाएं शामिल हुई। तो फिलहाल हड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि आपको बता दें किस तरीके से इस हड़ताल को खत्म करने का जिक्र, अपील जेपी नड्डा कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री कर चुके हैं, लेकिन आक्रोश कोलकाता की तमाम नर्सों में अभी भी है और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। आम लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, सीएम भजन लाल ने बात कही है। आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये बड़ी बातें कही हैं और गुरुवार को कल्याणकारी योजनाओं, परोपकारी नीतियों के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का ख्याल रखते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। शर्मा ने कहा कि राज्य में सक्रिय दृष्टिकोणों के साथ आम लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। यहाँ सवाई मान स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 8 महीने पहले अपने गठन के बाद विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारे लिए प्रथम व्यक्ति है। तो देखिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया है, तमाम बातों का जिक्र स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर किया गया है कि हर एक युवा हमारी प्राथमिकता है, हर एक वर्ग के लोग का अगर हम जिक्र करें तो सभी हमारी प्राथमिकता है। सभी को ध्यान में रख करके हम तमाम योजनाएं बना रहे हैं, राजस्थान के विकास के लिए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया, तो उसी वक्त अपने संबोधन में राजस्थान का, देश का किस तरीके से योगदान रहा है, आज़ादी किस तरीके से मिली है और अब राजस्थान की क्या अहम भूमिका उसमें रही है, तमाम बातों का जिक्र किया। फिलहाल के सिचुएशंस को लेकर के भी जिक्र किया गया कि फिलहाल के हालात कैसे हैं, आगे हमें किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से राजस्थान का विकास करना है। बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 सहायता देगी, मासिक द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार से 2 दिन पहले शनिवार को कहा कि बुधवार को योजना के ट्रायल रन के दौरान कुछ पात्र महिलाओं को पहले की जुलाई महीने में अगस्त के लिए 3000 रुपये मिल चुके हैं। फडणवीस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि योजना शुरू होने के बाद 1 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अहम फैसला महिलाओं के लिए लिया गया है। 1500 जो भत्ता कहा जाए, राहत राशि कहा जाए, महिलाओं के लिए जो महिलाएं अपने उपयोग में ला सकती है, उसे बढ़ाने की घोषणा अब कर दी गई है। महाराष्ट्र में ये अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता दिवस पर
महिलाओं के लिए ये खास घोषणा की है। कहीं ना कहीं इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी यहाँ पर देखा जा रहा है। भले ही स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात का ऐलान किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए ये अहम फैसला जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया है और स्वतंत्रता दिवस का दिन इसलिए चुना है कि इससे बेहतर दिन विधानसभा चुनाव से पहले कोई हो ही नहीं सकता है। और आप समझिए भी कहीं ना कहीं आंचल कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा जो रिजल्ट रहा है और परिणाम अच्छा नहीं रहा, तो अब जाहिर सी बात है फोकस जो है विधानसभा चुनाव पर करना है। उसी को लेकर ये भी कहा जा रहा है ये लोक लुभावन योजनाएं हैं जो महिलाओं को लुभाने के लिए ली जा रही है, रखी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान जम्मू में विदेशी आतंकवादी भेज रहा है। उपराज्यपाल ने इस खबर को उपराज्यपाल ने बात कही है। इस खबर को द इकोनॉमिक टाइम्स ने जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें पाकिस्तान सेंडिंग द फॉरेन टेररिस्ट इनटू द जम्मू कश्मीर, और ये गवर्नर ने अपनी बात कही है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के बढ़ने को लेकर के पाकिस्तान की कड़ी आलोचना भी की है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि विकास की नई लहर, चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ना और स्थानीय लोगों को भड़काने की लगभग पूरी तरह से समाप्ति ने आतंकवाद के सबसे बड़े प्रयोजक हमारे पड़ोसी देश को हताश कर दिया है। वे दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, तरस रहे हैं और अब विदेशी आतंकवादियों को भेजकर जम्मू क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने जघन्य कृत्य को अंजाम तक दिया है। हमने बहादुर अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों को खो दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्हीं आतंकी घटनाओं का यहाँ पर उपराज्यपाल ने जिक्र किया है और कहा कि हमने इन आतंकी घटनाओं में मुठभेड़ में अपने तमाम बहादुर सैनिकों को खो दिया है। इस बात का दर्द, इस बात का दुख हमेशा ही दिल में रहेगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने भी, बहादुर जाबाज सैनिकों ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर आज पाकिस्तान की हालत देखी जाए तो दो वक्त की रोटी के लिए भी पाकिस्तान तरस रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी बातें भी कही गई हैं। अब देखिए पूरा जो टारगेट है, जो नज़रें हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर होनी और भी लाजमी हो जाती हैं। तो फिलहाल आपको बता दें नलिनी प्रभात अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के डीजीपी का पदभार संभालेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस इस खबर को जगह दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय पुलिस अधिकारी के सेवा अधिकारी नलिनी प्रभात को, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रभात अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पदभार संभालेंगे। आरा स्वयं का स्थान लेंगे। 30 सितंबर को सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे। प्रभात ने जम्मू कश्मीर में आने ऐसे वक्त में अपना पदभार संभाला जब जंगल युद्ध में प्रशिक्षित युद्ध कौशल वाले आतंकवादियों के द्वारा बढ़ते हमलों के मद्देनजर उग्रवाद एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। इस साल जून से अब तक जम्मू कश्मीर के 18 से अधिक मुठभेड़ हो चुकी हैं। प्रभात को कश्मीर में उग्रवाद से निपटने में एक पुराना हाथ माना जाता है और अतीत में जम्मू कश्मीर अपने पोस्टिंग के दौरान उन्हें सुरक्षा बलों के भीतर सद्भावना अर्जित है। तो फिलहाल आपको बता दें, देखिए किस तरीके से अब सद्भावना जम्मू कश्मीर पोस्टिंग का पूरा मामला रहेगा। उग्रवादियों से निपटने में पुराना हाथ माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस पर किसानों ने एमएसपी की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को बेहद ही अहम जगह दी है। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और केंद्र को अपनी मांगों को स्वीकार करने का दबाव भी बनाया है, जिसमें कि फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी शामिल है। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया, जो किसानों की मांगों के समर्थन में दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। अमृतसर में तिरंगा किसान संगठनों के झंडे लिए लगभग 600 ट्रैक्टरों ने मार्च में हिस्सा लिया है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है और इसी को लेकर ये खबर बेहद खास
हो जाती है। इस खबर को जगह दी गई है और किस तरीके से आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर्स हैं, इसको खाली करने की बात भी कई मरतबा कही गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी तमाम तरीके से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, मार्च निकाल रहे हैं। केंद्र पर अपनी मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है, उसमें ट्रैक्टर मार्च भी एक माना जा रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया था, जो किसानों की मांगों के समर्थन दिल्ली चलो का नेतृत्व कर रहे थे। अमृतसर की हम बात कर रहे हैं तो तिरंगा और किसानों संगठनों के झंडे के तले लगभग 600 ट्रैक्टर्स ने इस मार्च में हिस्सा भी लिया था। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में लगातार 13 दिन तक बारिश, कम से कम 13 वर्षों में पहली बार इतनी बारिश हुई है। इस खबर को भी हर जगह बेहद ही अहम जगह मिली है। दरअसल आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को राजधानी में लगातार 13वें दिन बारिश दर्ज की गई है, जो कि शहर में कम से कम पिछले 13 वर्षों में बारिश के दिनों की सबसे लंबी श्रृंखला है। यह रिकॉर्ड सबसे पहले वर्ष 2011 पर आधारित है, जब से आईएमडी ने विस्तृत दैनिक वर्षा डेटा रखना शुरू किया था। उस वर्ष से सबसे लंबी श्रृंखला 11 दिन की थी, जो सितंबर 2021, अगस्त 2012 और अगस्त 2013 में दर्ज की गई थी, जब तक कि इस साल ये टूट नहीं गई। और अधिकारियों का कहना तो यहाँ तक है कि ये श्रृंखला और भी लंबी होगी। आईएमडी के एक अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगले 6 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में तो हल्की बारिश दर्ज की जाएगी, लेकिन अलग अलग हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें हसीना के खिलाफ जांच शुरू होगी। भीड़ ने उनके समर्थकों पर हमला किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व पीएम शेख हसीना और 9 अन्य के खिलाफ नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में जांच शुरू कर दी है। मामले से अवगत लोगों ने गुरुवार को कहा कि भीड़ ने उनके पिता, देश के स्वतंत्रता नेता शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर अपदस्थ प्रधानमंत्री के समर्थकों पर हमला किया है। तो देखिए, बांग्लादेश के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और ऐसे में शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल जगत ने कैस के फैसले के बाद विनेश का समर्थन दे दिया है। द हिंदू ने इस खबर को जगह भी दी है। भारतीय खेल जगत ने कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर स्पोर्ट यानी कि CAS के फैसले पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें विनेश यानी कि पहलवान विनेश फोगाट की ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया, लेकिन कहा कि वो उनके लिए चैंपियन बनी रहेगी। CAS के तदर्थ प्रभाग ने बुधवार को विनेश की पेरिस ओलंपिक 50 किलोग्राम फाइनल से 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण दिल दहला देने वाली अयोग्यता के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है, जिससे कि विलंबित रजत पदक हासिल करने की उनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी है। हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश ने कहा कि ये निराशाजनक है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि विनेश से पदक छीन लिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात में कहा कि मुझे लगता है कि आपका पदक इस अंधेरे में छीन लिया गया है। आप आज पूरी दुनिया में हीरे की तरह चमक रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर विनेश के लिए है, क्योंकि कई उम्मीदें विनेश को थी कि उनको कम से कम रजत पदक ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिलहाल इसी के साथ सुर्खी अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही।